चैट जीपीटी, एआई, मशीन लर्निंग, ये सब क्या कनेक्शन रखते हैं लाइब्रेरी साइंस से? और आज के टाइम में स्टूडेंट्स के लिए ये सब क्यों इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते जा रहे हैं? ये इतनी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी क्यों बनती जा रही है जिसके बिना एक स्टूडेंट रह नहीं पा रहा, या जिसके बिना स्टडी करना आज के टाइम में नामुमकिन लगने लगा है? ऐसा क्यों? आइए समझते हैं। एक बार एक स्टूडेंट लाइब्रेरी में जाता है और वो कहता है मुझे अपने टॉपिक पर बेस्ट बुक चाहिए, जो कि एआई लर्निंग पर मुझे बुक चाहिए। अब वो लाइब्रेरियन शेल्फ्स में नहीं जाता, वो सिर्फ एक वेबसाइट खोलता है और चैट जीपीटी पर या फिर एआई लर्निंग की मदद से वो एक सर्च इंजन पर उस बुक का नाम डालता है और वो बुक 5 सेकंड से भी कम समय में प्रोवाइड कर देता है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों एक एआई मशीन ने, क्या ऐसा हो, आपको भी ऐसा लगने लगा है कि क्या एआई लाइब्रेरियंस की जॉब्स को खत्म कर देता है या खत्म करता जा रहा है? क्या एआई का लाइब्रेरी साइंस में क्या फ्यूचर है? आइए इस वीडियो में समझते हैं कि एआई लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों लाइब्रेरी साइंस में या किसी भी प्रोफेशन में इतना ज़रूरी क्यों होता जा रहा है, और क्यों स्टूडेंट्स इसकी तरफ इतनी जल्दी अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। आइए समझते हैं आप अपनी स्टडी को बेस्ट स्टडी कैसे बना सकते हैं, आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन को कैसे बेस्ट बना सकते हैं, और कैसे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं सिर्फ एक एआई लर्निंग की मदद से। कैसे? आइए समझते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम सिमरन है और मैं आज आपको व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाइब्रेरी साइंस से क्या संबंध है, मैं आपको ये एक आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लाइब्रेरी साइंस। पुस्तकालय विज्ञान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की आवश्यकता क्यों है और इसको किस तरीके से हम ग्रैब कर सकते हैं, इस स्किल को हम कैसे सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में डेली प्रोफेशन में या फिर किसी भी एडवांस लेवल तक हम अपनी एजुकेशन को कैसे लेकर जा सकते हैं कि कम टाइम में हम अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करके कोई भी एग्जाम हम क्रैक कर सकें। आइए समझते हैं। सबसे पहले व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश, AI is the technology that enables machine to think, learn, understand pattern and make decision mimicking human intelligence। AI के बारे में हिंदी में ये लिखा है, AI वह तकनीक है जो मशीनों को सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है जो मानव बुद्धि जैसे व्यवहार करती है। AI एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऐसी एक मशीन है, ऐसा चैटबॉट है जहां पर आप इंसानों की तरह वो बिहेव करता है और आपकी जो भी आप उसको कमांड देते हैं वो आपकी कमांड को समझकर आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये इंटेलिजेंट तो है लेकिन वो आर्टिफिशियल है, वो नेचुरल ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन वो आज के टाइम में इतना बेस्ट रिजल्ट कैसे दे पा रहा है, आइए समझते हैं। रियल वर्ल्ड, अब इसके एआई के मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगी जो आपने भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखे होंगे, सुने होंगे या यूज किए होंगे। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी हम सभी के मोबाइल्स में, आपको देख सकते हैं कि चैट जीपीटी हम सभी के मोबाइल्स में होता है और कहीं ना कहीं हमने उसे कभी ना कभी तो खोल के देखा ही होगा। हर इंडियन की एक नेचुरल आदत होती है कि वो कोई ना कोई चीज़, चाहे उसको आती हो या नहीं आती हो, जो उसने सुना है या देखा है उसको खुद से एक बार ट्राई करके ज़रूर देखते हैं। ठीक है, तो आप सभी ने चैट जीपीटी के बारे में देखा होगा, सुना होगा, ट्राई भी किया होगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको गूगल जेमिनाई के बारे में भी पता होगा। गूगल जेमिनाई भी कैसे काम करता है? चैट जीपीटी की तरह ही काम करता है और प्रॉम्प्ट उसके ऊपर कमांड देनी पड़ती है, तब वो इसी तरीके से रिजल्ट प्रोवाइड करता है, बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट जो भी होते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, उसके बारे में भी हम सबने सुना है। एलेक्सा और सीरी जो वॉइस कमांड पर काम करती हैं, वाईफाई कनेक्ट होता है, वो वाईफाई कनेक्ट होने के बाद वॉइस कमांड पर काम करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, ये हमारे हैं कुछ एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एआई एप्लीकेशंस इन लाइब्रेरीज ओवरव्यू। एआई एप्लीकेशंस का लाइब्रेरीज में किस तरीके से यूज किया जा रहा है और कैसे वो वहां पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, उसका एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं। वो सबसे पहले क्या है? स्मार्ट आरएफआईडी। स्मार्ट आरएफआईडी एक सर्विस है जो कि पहले आरएफआईडी सिर्फ किस तरीके से हुआ करती थी? सिर्फ वो हुआ करती थी कि
मान लीजिए RFID पहले ऑफलाइन वर्क करता था, अभी वो स्मार्टली वर्क कर रहा है टेक्नोलॉजी के यूज पर, ठीक है, टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो टेक्नोलॉजी के साथ यूज किया जा रहा है। और उसमें क्या होता है, टैग्स लगाए जाते हैं, बुक्स के ऊपर जितने भी टैग्स लगाए जाते हैं वो RFID के थ्रू लगाए जाते हैं। RFID के नीचे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये टैग्स लगाए जाते हैं। अब ऑटोमेशन क्या है, ऑटोमेशन जो लाइब्रेरीज में सर्विसेज बुक इशू होती थी या बुक रिटर्न दी जाती थी, वो कैसे होता था, पहले ऑफलाइन होता था, रजिस्टर खोलते थे और रजिस्टर में खोलकर लिख लिया करते थे। लेकिन अभी वो काम कैसे किया जा रहा है, अभी वो डिजिटली किया जा रहा है। लाइब्रेरी में वो टेक्नोलॉजी यूज बेस्ड लाइब्रेरी बन गई है, वो टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा यूज कर रही हैं और लगभग हमें ऐसा लगने लगा है कि हम खुद भी AI या फिर टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं, जो कि एक सच है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा ऑटोमेशन, लाइब्रेरी ऑटोमेटेड हो गई है, यस दिस इज राइट। चैटबोट्स आपने देखा होगा, ऑटोमेटिक चैटबोट्स होते हैं। आप अपने व्हाट्सएप में, आपके व्हाट्सएप में भी चैटबॉट होता है, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो। अगर आपके फादर कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई जॉब करते हैं, किसी भी प्रोफेशन में है, तो आप किसी भी प्रोफेशनल पर्सन का फोन लेंगे, उसके फोन में होगा बिजनेस व्हाट्सएप में एक ऑप्शन आता है ऑटोमेटिक आंसर आप कर सकते हैं उसमें। अगर आपको किसी ने व्हाट्सएप किया है और आप उस वक्त पर ऑफलाइन है, तो वो ऑटोमेटिक चैट्स के थ्रू अपने आप ही रिवर्ट भेज देता है कि आपको हाय दिस इज माय नेम, और आपको क्या मुझसे बात करनी है, किस तरीके से आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, या आपको कौन सी सर्विस है हमारी कंपनी की जो आपको हम दे सकते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा हो कि बहुत सारे लोग किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, वहां पर लिखा होता है चैट विद अस। जियो हम सभी यूज कर रहे हैं, तो जियो में भी ये ऑप्शन है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, छोटी छोटी कंपनीज हैं या एवरेज कंपनीज हैं, वो सब आजकल ऑटोमेटिक चैट्स पर वो भी निर्भर हो गई हैं। उन्होंने भी ये ऑप्शन, ये टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू कर दिया है। तो चैट्स के थ्रू हम ऑटोमेटिक AI जो AI होता है, वो AI के थ्रू ही वो ऑटोमेटिक चैट्स वर्क करती हैं, ठीक है। ये हो गया AI का, चैट्स के थ्रू AI का यूज करना। और दूसरा है सर्च एंड रिकॉग्नाइजेशन। आजकल आप देख रहे होंगे गूगल में भी ये ऑप्शन आ गया है, गूगल के नीचे भी लिखा आता है AI, मतलब गूगल को आप AI मोड पर यूज करना चाहेंगे, आपको गूगल जेमिनी को स्पेशली खोलने की जरूरत नहीं है। आप गूगल AI भी अलग से ऑप्शन आ गया है, वहां भी आप उसको यूज करते हैं। जैसे गूगल फ्लो, इस तरीके से गूगल फ्लो भी एक AI मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर है, जिसको आप यूज कर सकते हैं और उससे आप AI वीडियोस बनवा सकते हैं और बहुत सारी अलग अलग टाइप की सर्विसेज ले सकते हैं, ठीक है। अब ये हुआ हमारा कि किस तरीके से लाइब्रेरीज में यूज किया जा रहा है। लाइब्रेरीज में भी चैटबॉट्स यूज किए जाते हैं, लाइब्रेरीज में भी सर्च इंजन पर AI का यूज किया जा रहा है, जो कि जल्दी सर्च करके वो एग्जैक्टली बता देता है कि ये सर्विस हमारे पास है या नहीं है, और नहीं है तो ये आपको कहाँ से मिल सकती है। और जो एग्जैक्टली बुक नेम, टाइटल, राइटर आप डालते हैं, अगर किसी एक राइटर का नाम आप AI सर्च रिकॉग्नाइजेशन में डालेंगे, तो वो उस राइटर की जितनी भी बुक्स है सब बता देगा आपको। आप कहेंगे तो गूगल भी बताता था, हाँ गूगल बताता था, लेकिन AI के थ्रू अगर आप सर्च करते हैं तो AI आपको ये भी बता सकता है कि अगर आपको ये सर्विस यहाँ नहीं मिल रही है, ये बुक या फिर ये टाइटल या फिर ये राइटर की जो बुक्स हैं यहाँ नहीं मिल रही है, तो वो आपको कहाँ मिल सकती है और कैसे मिल सकती हैं। गूगल आपको ये नहीं बताता था, गूगल सिर्फ आपको ये बता सकता है। गूगल भी बहुत सारी सर्विसेज दे सकता है, लेकिन गूगल से थोड़ा सा एडवांस है AI। समझ रहे हैं आप मेरी बात, ठीक है। तो क्यों है एडवांस, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि AI जो है वो सोचने की, समझने की और अंडरस्टैंडिंग पैटर्न उसका कैसा है, ह्यूमंस जैसा है, इंसानों जैसा है। तो इस वजह से वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पर काम कर रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, स्मार्ट लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट्स। अब जो स्मार्ट लाइब्रेरीज हैं, स्मार्ट लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट इंडिया में है अभी राइट नाउ, वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। वो ऐसे स्मार्ट लाइब्रेरी इंटीग्रेटेड IoTs, RFID, sensors and AI to automate operations, issue return, security and space usage with minimal manual work। मतलब के स्मार्ट लाइब्रेरी में ये सब AI का प्रयोग, ये जो सर्विसेज यूज की जा रही हैं उसमें AI का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि RFID, IoT में AI का, ये जो सर्विसेज चल रही हैं ये AI के थ्रू चल रही हैं, लेकिन
एआई के थ्रू चलते चलते ये सर्विसेज क्या कर रही हैं, ये मैनुअल वर्क को कम कर दे रही हैं। मतलब ये ऑटोमेटिकली सारा काम कर रही हैं। जो स्टाफ दिन में 10 टास्क किया करता था लाइब्रेरी स्टाफ, वो अब 10 में से वो सिर्फ 2 ही टास्क कर पा रहा है, क्योंकि 8 बाकी के जो 8 टास्क थे, उनके 8 जो काम थे, 10 में से 8 काम तो वही कर रहा है और 2 काम वो खुद कर रहे हैं। तो जो मैनुअल वर्क था, रजिस्ट्रेशन करना, ऑफलाइन एंट्रीज करना, बुक इशू रिटर्न करना, वो सब काम तो एआई कर दे रहा है आपका। तो इस वजह से एआई पर ये सारी सर्विसेज अब चल रही हैं और मैनुअली वर्क कम किया जा रहा है, वर्क लोड भी कम हो रहा है। एक टास्क को जो बार बार रिपीट होता था दिन भर में, वो तो एआई कर दे रहा है, वन टाइम में ही कर दे रहा है, और वर्क फ्लो भी कम हो रहा है, बर्डन भी कम हो रहा है, और जो स्टाफ का टाइम है, सबसे कीमती होता है हमारा वक्त, और वो टाइम भी बच जा रहा है। तो इस वजह से एआई के ऊपर स्मार्ट लाइब्रेरीज इस तरीके से काम कर रही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं, इसके जो की कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं एआई के। RFID टैग्स, जैसे मैंने आपको बताया RFID को यूज किया जाता है टैग्स के लिए, जो ऑटोमेटेड हो गए हैं अब। ठीक है, एआई के थ्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट है IoT सेंसर्स। IoT मैंने आपको बताया, IoT सेंसर्स के थ्रू यूज किया जा रहा है। IoT सेंसर जो यूज किए जा रहे हैं वो एआई के थ्रू यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है एआई इंजन। एआई इंजन, इसके की कंपोनेंट्स हैं ये। एआई इंजन भी यूज किया जा रहा है, एआई इंजन के ऊपर ही ये चल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब आप कहेंगे हाउ मतलब ये RFID टेक्नोलॉजी इन लाइब्रेरी। अब पुस्तकालय में जो लाइब्रेरीज में RFID जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से काम कर रही है, तो वो किस तरीके से काम कर रही है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कंपेरेटिव एग्जाम में, या MCQ के द्वारा ये UGC नेट में भी पूछा जाता है, DSSB में भी पूछा जाता है, और ये मैंने खुद अटेम्प्ट किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इसकी फुल फॉर्म है टैग्स अटैच टू बुक्स। टैग्स लगाए जाते हैं बुक्स के ऊपर जो अटैच किए जाते हैं। अलाउ ऑटोमेटिक सेल्फ चेक इन, मैंने क्या बताया, सेल्फ चेक इन एंड चेक आउट। मतलब कि कोई भी बुक आपको लाइब्रेरी में से लेनी है तो आपको किसी स्टाफ से कहने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा आप क्या करेंगे, आप वहां जाएंगे, उनसे कहेंगे कि मुझे ये बुक चाहिए, और आप उसका बुक का फर्स्ट पेज कवर खोलेंगे, और कवर खोलने के बाद वो उसके ऊपर एक टैग लगा होगा लाइक दिस, इस तरह का ये टैग है। ये टैग जो है ये टैग है, ये टैग लगा होता है जिसको हम स्कैनर से स्कैन करते हैं। स्कैनर एक जो है इनपुट डिवाइस होता है कंप्यूटर का, जिससे हम इसको स्कैन करेंगे, और हम चेक इन करना चाहते हैं तो चेक इन हो जाता है, चेकआउट करना चाहते हैं तो चेकआउट हो जाता है। ठीक है, तो ये बुक इशू और रिटर्न जो सर्विस है हमारी, वो मेनली इसके ऊपर वर्क करती है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद इन्वेंट्री स्कैनिंग एंड थीफ डिटेक्शन। मतलब कि अगर कोई आपकी बुक को चुराना चाहता है, या फिर ऐसे ऐसे कहना अच्छा नहीं लगेगा, अगर कोई आपकी परमिशन के बिना आपकी बुक ले जाना चाहता है तो वो नहीं ले जा सकता। ये टैग उसका भी काम करता है। इस टैग की एंट्री से पता चल जाता है कि ये बुक किसके नाम पर इशू की गई है, और अभी बाय हैंड वो मतलब वो बुक किसके हाथ में है, या फिर वो कोई और तो नहीं यूज कर रहा है। तो उसमें भी हम क्रॉस चेक करके पता लगा सकते हैं कि ये बुक का जो इस्तेमाल है सही व्यक्ति कर रहा है या फिर किसी और व्यक्ति के हाथ में चली गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, RFID तकनीक में पुस्तक पर टैग लगाकर स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक इशू रिटर्न, स्टॉक जांच और चोरी रोधी सुरक्षा संभव होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम टैग्स लगाकर अपनी बुक को सेव कर सकते हैं, और उसका हमें पता लगाया जा सकता है कि हमारी बुक किसी चोर के द्वारा चुराई तो नहीं गई है, या किसी और के द्वारा यूज तो नहीं की जा रही है। उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल्स में आप देखेंगे,
रियल लाइफ जो एग्जांपल्स हैं उसमें आप देखेंगे, उसमें क्या है, डेलनेट एंड मैनी यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरीज यूज RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड सेल्फ चेकआउट कियोस्क, ठीक है। तो बहुत सारी लाइब्रेरीज में और यूनिवर्सिटीज में वो ऑलरेडी यूज हो रहा है, लेकिन जो हमने एग्जांपल में देख रहे हैं वो है डेलनेट। डेलनेट में ये यूज किया जाता है और अलग अलग बहुत सारी लाइब्रेरीज में जो ऑटोमेटेड हो चुकी हैं उसमें भी RFID का यूज किया जा रहा है AI के थ्रू, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। हाँ सॉरी, ये देखिए, ये फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया ये टैग है, तो ये RFID में जो टैग सर्विस यूज की जाती है, टैग लगाया जाता है बुक्स के ऊपर, वो इस तरीके का लगाया जाता है। और कहीं ना कहीं आपने टैग कभी ना कभी किसी बुक के पीछे या फ्रंट साइड पर देखा जरूर होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हाउ इट वर्क्स। टैग अटैच टू बुक, रीडर स्कैन रेडियो सिग्नल्स, स्कैनर से स्कैन किया जाता है रेडियो सिग्नल्स के थ्रू। सिस्टम ऑटोमेटेड अपडेटेड रिकॉर्ड, मतलब सिस्टम से वो रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाता है, फिर उसमें एक एंट्री खुल जाती है, उसमें रीडर को या यूजर को अपना नाम, अपनी डिटेल्स, अपना फोन नंबर, अपना एड्रेस वगैरह फिल करना होता है, ठीक है। अब ये हुआ RFID टेक्नोलॉजीज इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, कि किस तरीके से AI के थ्रू हम RFID को अपडेट करके यूज कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट आते हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन कोहा सॉफ्टवेयर के थ्रू। लाइब्रेरी जो ऑटोमेटेड हो गई हैं वो कैसे हो गई हैं और कोहा के थ्रू कैसे वो वर्क कर पा रही हैं, तो वो कैसे कर पा रही हैं। कोहा इज फ्री ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट। जैसे कि आपको बताया मैंने अभी कि कोहा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो मैंने खुद दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में यूज होते हुए देखा है और मैंने यूज भी किया है एज अ स्टाफ। तो उसके बाद एक तो हुआ ये कोहा इज अ फ्री ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ILMS यूज्ड वर्ल्ड वाइड टू ऑटोमेटेड कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन एंड ओपेक सर्च, ठीक है। तो कोहा जो है यूज ऑलरेडी किए जा रहा है, ये सिस्टम वर्ल्ड वाइड किया जा रहा है, इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन और ओपेक सर्च के लिए किया जा रहा है। मतलब इसमें क्या, कोहा क्यों यूज किया जा रहा है, कोहा में बहुत सारी एंट्रीज डेटा होता है और जो मेनली यूज किया जा रहा है वो मेनली क्यों यूज किया जा रहा है, ऑटोमेटेड कैटलॉगिंग के लिए, कि वो ऑटोमेटिकली खुद ही कैटलॉगिंग करके बता देता है कि इसका नंबर ये हो, हर बुक को एक स्पेशल नंबर दिया जाता है जो कोहा के थ्रू दिया जाता है, तो वो ऑटोमेटेड कैटलॉगिंग कर देता है। सर्कुलेशन कर देता है, सर्कुलेशन कि बुक कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, सर्कुलेट कहाँ कहाँ हो रहा है। उसके बाद वो ओपेक सर्च के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हिंदी में भी मैं बता देती हूँ, कोहा एक निःशुल्क ओपन सोर्स लाइब्रेरी प्रबंधन सॉफ्टवेयर है जो सूचीकरण, संचालन और ओपेक खोज को स्वचालित करता है, ठीक है। ऑल्सो इसमें लिखा हुआ है ऑल्सो वाइडली यूज्ड सोल, LIB सिस्टम्स, एवरग्रीन, ILS। एवरग्रीन मैंने आपको बताया था, एवरग्रीन जो सॉफ्टवेयर है वो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, वो भी यूज किया जा रहा है, सोल भी यूज किया जा रहा है, LIB SYS भी किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप ये कहेंगे कि इसका ये जो सॉफ्टवेयर है कोहा कम्युनिटी, उसका मैं आपको लिंक दिखा देती हूँ, एक इंटरफेस दिखा देती हूँ लिंक ओपन करके, फॉर एग्जाम्पल कि वो कैसे कोहा जो दिखता है उसका इंटरफेस कैसे दिखता है, ठीक है। ये देखिए सबसे फर्स्ट वाला जो आता है वो उसकी वेबसाइट है। कोहा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, कोहा इंटरफेस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप डेमो के तौर पर इसे खोलकर खुद से भी यूज कर सकते हैं एज अ डेमो,
और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस तरीके से यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इसको किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। कोहा मैनुअल भी यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड कोहा, गेट इन्वॉल्व, कोहा कॉन, सपोर्ट, होम, न्यूज अबाउट, कैलेंडर, डेमो, यहाँ तक के हो गए इसके सारे ऑप्शंस। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने बैक टू द टॉपिक। ये हमने आपको दिखा दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट है चैट बोट्स एंड चैट जीपीटी इन लाइब्रेरीज। ठीक है, चैट बोट्स एंड चैट जीपीटी इन लाइब्रेरीज। तो इसमें क्या होगा, एआई चैटबोट्स आंसर रीडर क्वेरीज इंस्टेंटली। एआई चैटबोट्स क्या करते हैं, रीडर्स की जो क्वेरीज होती हैं, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें एक मैनुअल बना दिया जाता है कि अगर कोई भी रीडर फर्स्ट टाइम में जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि मैं इसको कैसे यूज़ करूं, इसकी सर्विसेज मैं कभी भी कैसे ले सकता हूं, और मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है, या फिर मुझे कोई भी मान लीजिए कोई भी फर्स्ट टाइम यूज़र का क्या क्या क्वेरीज हो सकती हैं, वो 5-6 क्वेश्चंस जो भी होते हैं या 5-10 क्वेश्चंस वो उसमें मैनुअल में लगा दिए जाते हैं कि जो भी यूज़र फर्स्ट टाइम में ये क्वेश्चंस पूछेगा इसका आंसर आपको ये देना है, जो कि ऑटोमेटिकली जनरेटेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद चैटबोट्स क्या काम करते हैं, चैटबोट्स काम करते हैं आंसर रीडर क्वेरीज इंस्टेंटली बुक, मतलब कि जो ऑलरेडी बुक के अंदर लगे होते हैं या फिर बुक के बारे में जो भी पूछा जाता है, बुक इंस्टेंटली आंसर करते हैं, और फिर बुक की अवेलेबिलिटी भी बताते हैं कि ये बुक अवेलेबल है राइट नाउ लाइब्रेरी में, आपको मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, ऑफलाइन मिलेगी या ऑनलाइन मिलेगी। उसके बाद आता है टाइमिंग्स, जो भी टाइमिंग्स होती हैं वो उसके बारे में भी एआई बता देता है, रिन्यूअल्स बता देता है, रिड्यूसिंग द लोड ऑन लाइब्रेरी स्टाफ, मतलब कि जो एक बंदा एक क्वेश्चन आके अगर एक बार में पूछता है लाइब्रेरी स्टाफ से, तो वो एक ही चीज़ को बार बार पूरा दिन बैठकर बताते थोड़ी रहेंगे, उनके पास तो बहुत सारे काम होते हैं लाइब्रेरियंस के पास। तो वो क्या करते हैं, वो इसको एआई के थ्रू वर्क रन कर रहे हैं, और एआई के थ्रू वो जो फर्स्ट टाइम क्वेरीज होती हैं या सेकंड टाइम या फिर जो भी पॉसिबल होता है, वो सारी क्वेरीज वो फर्स्ट टाइम यूज़र या सेकंड टाइम यूज़र वो एआई के थ्रू उनसे क्वेरी करता है, और एआई ऑटोमेटिकली उनको आंसर कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हिंदी में लिखा हुआ है, एआई चैटबॉट पाठकों के प्रश्नों, पुस्तक उपलब्धता, समय, नवीनीकरण का तुरंत उत्तर देते हैं, जिससे स्टाफ का कार्यभार कम हो जाता है, वर्कलोड कम हो जाता है। उसके बाद कॉमन यूजेस जो दिखाए गए हैं इसमें, कॉमन यूजेस ये हैं, क्वेरी आंसरिंग 24/7 क्वेरी आंसरिंग, रेफरेंस असिस्टेंट, रीडिंग रिकमेंडेशंस, मतलब कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि एआई सिर्फ ये काम नहीं करता कि हमारे पास वो बुक है या नहीं है, या वो रिसोर्स जो आप चाहते हैं इन्फॉर्मेशन या जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए हमारे पास लाइब्रेरी में वो सर्विस मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये भी आपको बता देंगे। और अगर हमारे पास वो सर्विसेज नहीं है, उस लाइब्रेरी में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, वो सेवा आपको नहीं दे पा रहे हैं, तो एआई आपको ये भी बता देगा कि वो कहाँ मिल सकती है आपको। मतलब रीडर हमारे पास से अगर निराश होकर जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको निराश ही रहने दें, हम उसकी हेल्प एंड टू एंड हेल्प करने में एआई आपके लिए सक्षम है। ठीक है, उसके बाद होता है रीडिंग रिकमेंडेशंस, ये हो गया। रिसर्च समराइजेशन, मतलब रिसर्च में अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो रिसर्च में भी वो आपको हेल्प करेगा रिसर्च करने में, या फिर रिसर्च में जो भी समरीज बनानी होती हैं या फिर उसको एंड टू एंड सपोर्ट देना होता है, उसमें भी आपके पास ऑप्शन है कि ये सर्विस, ये प्रॉब्लम भी आपकी वो सॉल्व करके देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एआई टूल्स फॉर लाइब्रेरियंस। अब जो अभी यहाँ तक हमने बात की लाइब्रेरी में क्या हो रहा है, लेकिन लाइब्रेरी को कौन ऑपरेट करता है, लाइब्रेरियन। तो एक लाइब्रेरी में ज़रूरी नहीं कि एक ही लाइब्रेरियन हो, बहुत सारे लाइब्रेरियंस भी हो सकते हैं, बहुत सारा स्टाफ होता है, एक बड़ी टीम होती है, जितनी बड़ी लाइब्रेरी होती है उतनी बड़ी टीम होती है। बारे में एआई लाइब्रेरीज में कैसे यूज़ हो रहा है इतना हमने समझ लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि एआई को लाइब्रेरियंस कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब एआई को लाइब्रेरियंस कैसे यूज़ कर रहे हैं आइए समझते हैं। तो सबसे पहले एआई फॉर लाइब्रेरियंस में क्या, सबसे पहला हमारा टूल क्या दिया हुआ है, टूल्स हमारे पास ये दिए हुए हैं 4।
वैसे तो बहुत सारे टूल्स हैं जो लाइब्रेरियंस यूज कर सकते हैं और लाइब्रेरियंस के लिए बने हुए हैं स्पेशली, लेकिन जो टॉप पर हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला है चैट जीपीटी और जेमिनी। उसका यूज कैसे किया जा रहा है? क्वेरी आंसर्स एंड समराइजेशंस के लिए। और इसका लिंक मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका जो इंटरफेस है हैंड टू हैंड, हम उसको इंटरफेस भी देखते हुए चलेंगे, जितने भी टूल्स हैं उनका। चैट जीपीटी का इंटरफेस कुछ इस तरीके से है, जो आपके मोबाइल में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी क्वेरी लिखेंगे और जो भी आप क्वेरी लिखेंगे वो यहाँ पर हैंड टू हैंड उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसका हमने इंटरफेस चेक कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा गूगल स्कॉलर एआई रैंकिंग, ठीक है। तो गूगल स्कॉलर में जो एआई रैंकिंग चल रही है, उस गूगल स्कॉलर एक टूल है जिसको यूज किया जाता है। पर्पस क्या है लाइब्रेरियंस का यूज करने का? रिसर्च डिस्कवरी के लिए। और इसका लिंक है ये, और इसका गूगल स्कॉलर का मैं इंटरफेस आपको दिखा देती हूँ। ये रहा, ये है गूगल स्कॉलर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यू स्कॉलर लैब अपडेट, सर्च 10x फास्टर 3x डीपर। मतलब के पहले से 10 गुना ज्यादा फास्ट काम करेगा और 3 गुना ज्यादा वो डीप रिसर्च करके देगा आपको। ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए और एजुकेशनल पर्पस के लिए ये टूल बनाया गया है, ठीक है। और उसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर हमने 2 टूल्स देख लिए हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट टूल है कोहा। कोहा जितने भी लाइब्रेरियंस हैं, जितने भी लाइब्रेरियंस के साथ साथ जितने भी लर्नर्स हैं, फर्स्ट टू 10th, 10th टू 12th और हायर टू हायर एजुकेशन के जितने भी लर्नर्स हैं, कभी ना कभी जो भी स्टूडेंट या जो भी लर्नर कभी ना कभी लाइब्रेरी गया हो तो वो कोहा के बारे में ज़रूर जानता होगा, क्योंकि कोहा के थ्रू ही उसका जो फर्स्ट इंट्रैक्शन होता है, वहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में जो भी लाइब्रेरियन या जो भी लाइब्रेरी स्टाफ आपकी एंट्री करता है या आपको लाइब्रेरी कार्ड इशू करके देता है, वो कैसे देता है? कोहा के थ्रू करके देता है, ठीक है। तो ये कोहा क्यों यूज किया जाता है? एआई असिस्टेड सर्कुलेशन एंड कैटलॉगिंग। कोहा का जो मेन काम कोहा से लिया जाता है, लाइब्रेरियंस उससे काम जो सर्विस उसकी यूज करते हैं, वो कौन सी सर्विस है? सर्कुलेशन एंड कैटलॉगिंग। उसके बाद कोहा का इंटरफेस मैं आपको दिखा देती हूँ। कोहा सबसे पहले, कोहा का इंटरफेस ये रहा, दिस इज कोहा। आप गूगल पे सर्च करिए सिंपली कोहा वेबसाइट, कोहा सॉफ्टवेयर, और जो फर्स्ट सबसे ऊपर स्पॉन्सर्ड, एक तो स्पॉन्सर्ड सर्चेज में आता है और स्पॉन्सर्ड के नीचे जो आएगा ओरिजिनल वेबसाइट, वो ये है कोहा की। और यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, होम, न्यूज, अबाउट, कैलेंडर, डेमो, डॉक्यूमेंटेशन, डाउनलोड कोहा, गेट इन्वॉल्व, कोहा कॉन, सपोर्ट। ये सारे ऑप्शंस हैं और ये कोहा के इंस्ट्रक्शंस भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। कोहा के बाद जिस टूल की बात की जा रही है वो है ग्रामरली, ग्रामरली या क्विलबोर्ड, ठीक है। तो ग्रामरली जो टूल है वो क्यों यूज किया जा रहा है? वो यूज किया जा रहा है, उसका पर्पस है कंटेंट और सिटेशन असिस्टेंट के लिए। और इसका ग्रामरली का मैं आपको, इसका भी लास्ट ये टूल इसका जिसका जिक्र किया जा रहा है, इसका मैं आपको इंटरफेस दिखा देती हूँ। दिस इज ग्रामरली। ग्रामरली ये वेबसाइट है। या एक क्विलबोर्ड जो दूसरा है उसका भी आप गूगल पे सर्च करके बता सकते हैं और देख सकते हैं। ये ग्रामरली है। यहाँ पर आप CR प्राइवेसी कुकी सेटिंग्स में जाके एक्सेप्ट नॉन इस तरीके से आप कर देंगे तो यहाँ पर ये इंटरफेस इसका रहा है। गेट ग्रामरली फॉर विंडो, अगर आपके पास विंडोज आप कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो मोबाइल के थ्रू आप इसे डाउनलोड कर लो, वेबसाइट से कर रहे हो तो वेबसाइट के थ्रू कर लो। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ तक हमारा हुआ AI टूल्स फॉर लाइब्रेरियन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है AI बेस्ड सर्च एंड रिकमेंडेशन सिस्टम्स, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, मशीन लर्निंग एनालाइजेस अ रीडर्स बोरोइंग सर्च हिस्ट्री टू सजेस्ट रिलेवेंट बुक्स एंड जर्नल एंड आर्टिकल्स ऑटोमेटिकली। मतलब कि ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहे हैं? ऑटोमेटिकली वो हिस्ट्री जो भी मतलब रीडर्स का बोरोइंग सर्च हिस्ट्री है या सजेस्ट रिलेवेंट बुक्स हैं, वो ऑटोमेटिकली उसको सजेस्ट करके दे रहे हैं या ऑटोमेटिकली उस पर काम कर रहे हैं। हिंदी में लिखा हुआ है, मशीन लर्निंग पाठक के पढ़ने और खोज इतिहास का विश्लेषण कर
प्रासंगिक पुस्तकों व लेख स्वतः सुझाती है, मतलब ऑटोमेटिकली वो उसको सजेस्ट करती है। अब इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल है जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स मूवी सजेशंस। ओके, नेटफ्लिक्स हम सबको, सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, जब पढ़ते पढ़ते तुम लोग अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो, आप लोग नेटफ्लिक्स खोल लेते हो, और किसी के पास कोई सब्सक्रिप्शन हो या ना हो, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हर स्टूडेंट्स के पास है, मुझे पता है। और दूसरी चीज अमेजोन का भी मिल जाएगा, अमेजोन यू में ऑल्सो लाइक। और यूट्यूब रिकमेंडेशन, यूट्यूब इज फ्री फॉर ऑल पीपल, ठीक है। तो यूट्यूब का रिकमेंडेशन हमें मिल गया है, नेटफ्लिक्स मूवी सजेशन, अमेजोन यू में लाइक, अमेजोन का भी है, अमेजोन भी हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, सजेशंस के लिए यूज करते हैं। और यूट्यूब तो सबका है ही, जो कभी स्कूल भी नहीं गया वो भी यूट्यूब से पढ़ लेता है, ठीक है ना। तो यूट्यूब तो इजी है, सबके लिए है वो। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ एआई इन लाइब्रेरीज। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में किस तरह लाभ पहुंचा रहा है, किस तरह उसके बेनिफिट्स लाइब्रेरियंस को मिल रहे हैं या लाइब्रेरी को मिल रहे हैं, वो देखते हैं। सबसे पहला, फास्टर स्मार्टर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये कैसे कहा उन्होंने, ये ऐसे कहा, एक तो वो टाइम बचाता है, दूसरा वो स्मार्टली वर्क करता है, तीसरा वो क्या करता है, तीसरा वो इंफॉर्मेशन को रिट्रीवल करके देता है, और दूसरा अब हम देखेंगे, ये हुआ हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड वन पर। सेकंड है रिड्यूस मैनुअल रिपीटेटिव वर्कलोड, मतलब कि एक काम जो रोज एक दिन में हम एक काम को बार बार करना पड़ता था, एंट्री करनी पड़ती थी, इशू करनी पड़ती थी बुक, और जो भी मतलब रिलेटेड वर्क है वो लाइब्रेरी स्टाफ को बार बार रिपीटेडली करने पड़ते थे, एआई वो ऑटोमेटिकली कर देता है। तो स्टाफ का टाइम भी बच जाता है, काम भी बच जाता है, और वर्कलोड भी कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इम्प्रूव्ड इन्वेंट्री एंड थीफ कंट्रोल। आरएफआईडी के थ्रू जो इन्वेंट्री है वो इम्प्रूव की गई है, और इम्प्रूव की जा रही है, और इम्प्रूव हो भी गई है, और डेवलपमेंट भी हुआ है। और साथ साथ क्या है, जो थीफ हैं उनसे हमें बचाया भी जा रहा है, और हमें पता चल जाता है हमारी बुक बाहर तो नहीं गई लाइब्रेरी से, और बाहर गई है तो किसके पास है, और टैग्स आरएफआईडी के थ्रू हम वो डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमारी बुक का कोई मिसयूज तो नहीं किया जा रहा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है 24x ऑटोमेटिक यूजर असिस्टेंट चैटबॉट्स, ठीक है। 24 घंटे 7 दिन पब्लिक, इवन इंक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडेज में भी आप उसको चैटबॉट्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वो चैटबॉट्स किसके थ्रू चल रही हैं, एआई के थ्रू ही तो चल रही हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है पर्सनलाइज्ड रीडिंग रिकमेंडेशंस। पर्सनलाइज्ड रीडिंग रिकमेंडेशंस मतलब कि एक रिकमेंडेशन है वो जर्नल है सबके लिए, लेकिन हो सकता है मुझे फिक्शन पसंद है, हो सकता है किसी और को नॉन फिक्शन पसंद है, हो सकता है किसी तीसरे पर्सन को रिलीजियस बुक चाहिए। तो मुझे मेरी जो कैटेगरी है या मेरी जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग एआई क्या करता है, पर्सनलाइज सजेशन देता है कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, आपको इस रीडर की बुक पढ़नी चाहिए, आपको इस कैटेगरी में देखना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल सकती है, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट हम देखते हैं बेटर डिसीजन मेकिंग विया डेटा एनालिटिक्स। मतलब कि वो हमारा जो डेटा होता है, हमारे डेटा को ध्यान में रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, वो हमारे डेटा को ध्यान में रखकर, हो सकता है हम कोई चॉइस या जो चीज़ हम देख रहे हैं या जो रिसर्च हम कर रहे हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं है, तो वो हमें सजेस्ट भी करता है कि आप अगर चाहें तो ऑप्शन 1 पर जा सकते हैं, आप अगर चाहें तो ऑप्शन 2 पर जा सकते हैं, वो उससे ज़्यादा बेटर है। और वो उन दोनों ही अपने ऑप्शंस में, अपने डेटा में, डेटा 1 और डेटा 2 मान लीजिए उसने दिखाया है हमको, तो वो क्या करता है एआई कि उसको कंपेयर भी करके दिखाता है कि इसमें ये सब बेनिफिट्स हैं और उसमें वो सब बेनिफिट्स हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव है और ये थोड़ा कम इफेक्टिव है। तो वो क्या करता है, बेटर डिसीजन मेकिंग पावर भी देता है हमको, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, चैलेंजेस ऑफ एआई इन लाइब्रेरीज। मतलब हर चीज में देखिए इफेक्ट और साइड इफेक्ट तो सभी चीजों का होता है, दवाई का भी होता है और कोई भी एक्शन का रिएक्शन भी जरूर होता है। तो एआई अगर हमें फायदा पहुंचा रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमें चैलेंजेस भी देता है ना। तो चैलेंजेस में हम सबसे पहले देखेंगे हाई कॉस्ट ऑफ एआई टूल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब एआई को अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं या एआई पर अगर आप वर्क कर रहे हैं तो वो एक लिमिट तक ही फ्री होता है,
एक लिमिट के बाद वहां पर आपको पे करना पड़ेगा, तो उसका हाई कॉस्ट आपको देना पड़ता है अगर आप उसे मेंटेन करते हुए चलना चाहते हैं अपनी सर्विसेज को। उसके बाद डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न, मतलब कि एआई में थोड़ा सा एक ये प्रॉब्लम भी होती है कि वहां पर आपको डेटा के लिए भी थोड़ा सा अपना कंट्रोल और प्राइवेसी को देखना पड़ेगा कि ये कहीं मिसयूज तो नहीं हो रही, या किसी फेक यूजर के थ्रू प्राइवेसी अटैक तो नहीं किया जा रहा, डिजिटल अटैक तो नहीं किया जा रहा हमारी प्राइवेसी पर या हमारे डेटाबेस पर, या उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया जा रहा, सर्वर हैक्स तो नहीं किए जा रहे, या सर्वर के थ्रू कोई और प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो पा रही है। उसके बाद हम चलते हैं बाइस इन इंटेलिजेंट एल्गोरिदम्स रिकमेंडेशंस, मतलब कि जो एल्गोरिदम हमारा चलता है उस एल्गोरिदम का भी रिकमेंडेशंस हमें देखना पड़ता है कि वो, अब मान लीजिए हम सिर्फ बुक्स के ही बारे में सर्च कर रहे हैं तो वो बुक्स के ही सजेशंस हमें दिखाता रहेगा, वो उसी एल्गोरिदम पर चलता रहेगा, मतलब कि जो चीज़ चलती, मतलब जो चीज़ हम सर्च कर रहे हैं वो उसी पर ही चले जा रहा है, मतलब वो उससे हटकर हमें कुछ नहीं बता पा रहा है। तो ये एक थोड़ा सा एक चीज़ इसमें ये देखने को, चैलेंज देखने को मिलता है कि वही एल्गोरिदम वो रिपीट करता रहता है, मतलब, और ये कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा तो पहुंचाता है ये रिसर्च में या स्टूडेंट्स को लर्निंग में, लेकिन एक थोड़ा सा ये इसका माइनस पॉइंट भी इस तरीके से देखा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है नीड ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग एंड डिजिटल स्किल। हमें जो स्टाफ चाहिए लाइब्रेरी में वो स्किल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसको एआई के बारे में उसने सुना है, पढ़ा है, यूज़ किया है, लेकिन एआई को यूज़ करने के बाद उसको एक बेसिक लेवल पे नहीं, हमें एडवांस लेवल का लाइब्रेरी में ऐसा स्टाफ चाहिए होगा जो एडवांस लेवल पर एआई को यूज़ कर पाए। ठीक है, तो ये एक उसका चैलेंज होता है, ये एक चुनौती या फिर एक थोड़ी सी मुश्किल देखी जा सकती है कि स्टाफ को एआई लर्निंग के बारे में बताना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में उनको एक एजुकेशन देना, एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रिस्क ऑफ ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। अब देखिए इसका तो मैं पर्सनली भी, मतलब मुझे ये एक लगता है कि ये एक थोड़ी सी गलत चीज़ होती जा रही है हमारी जनरेशन के साथ। पहले हमें क्या होता था, हमारी मेमोरी नॉर्मली इतना वर्क करते थे, मेमोरी हमारी इतनी शार्प थी कि हमें किसी भी रिलेटिव का नंबर याद हुआ करता था और उस रिलेटिव के घर का एड्रेस और बहुत सारी बातें हमें याद होती थी। लेकिन जब से मोबाइल आया है हम लोगों के नंबर याद रखना भूल गए, क्योंकि जस्ट 1 क्लिक में एक वो नंबर डायल हो जाता है, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम टेक्नोलॉजी पर इतना डिपेंड हो चुके हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती बुक्स की नाम याद करने की। हम गूगल से निकालते हैं, टाइटल डालते हैं, सब्जेक्ट डालते हैं, बुक्स आ जाती है। उसके बाद हम इतने ही डिपेंड हो गए कि अगर हमारा वाईफाई चला जाता है, हमारे मोबाइल की बैटरी चली जाती है, तो हमें ऐसा लगता है अब तो कुछ बचा ही नहीं, सब खत्म होता जा रहा है ना। तो ये एक माइनस पॉइंट है, हमें टेक्नोलॉजी पर इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए कि हमें उसकी आदत पड़ जाए और उसके बिना हम कुछ ना कर पाए। ठीक है, तो ये हुआ सेकंड लास्ट, और लास्ट है लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस इन रूरल एरियाज। देखिए जितने भी शहर हैं जो विकसित हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं एरियाज, उनको हम शहर कहते हैं, और जो अविकसित हैं उनको हम रूरल एरिया कहते हैं। तो किसी भी गांव में, किसी भी बस्ती में जहां पर डेवलपमेंट अभी तक नहीं पहुंचा है, जहां पर मोबाइल नेटवर्क भी इवन अभी तक ठीक से नहीं आते हैं, वहां पर एक क्या प्रॉब्लम है, वहां पर मोबाइल नेटवर्क्स नहीं है, वहां पर कनेक्शन जो है इंटरनेट कनेक्शन वो भी लिमिटेड है। हमें तो एक्सेस मिल जाता है अनलिमिटेड का वाईफाई के थ्रू या फिर मोबाइल रिचार्ज के थ्रू, लेकिन उन लोगों के पास लिमिटेड एक्सेस है कि आपको इंटरनेट 1 घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, या आपको इंटरनेट जो मिलेगा जब लाइट आएगी तभी तो इंटरनेट आएगा। मोबाइल रिचार्ज तो काम करता है, लेकिन मोबाइल में भी अगर लाइट नहीं आएगी तो चार्जिंग कैसे होगी, और चार्ज नहीं होगा तो फिर मोबाइल कैसे वर्क करेगा। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें लिमिटेड है। तो ये एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये देखने को मिलती है एआई अगर हम यूज़ करते हैं या एआई पर हम डिपेंड होते जा रहे हैं, कि कुछ एरियाज़ में, इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बहुत सारी हैं कि वहाँ पर इंटरनेट प्रॉब्लम है, वहाँ पर लाइट प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है, जिस वजह से एआई लर्निंग की वहाँ पर चैलेंजेस देखने को मिलते हैं लाइब्रेरीज़ में या फिर एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद हम ये हुई हमारे चैलेंजेस। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रियल वर्ल्ड एआई लाइब्रेरी एग्जाम्पल्स। अब जो आप कहेंगे कि हमने लाइब्रेरी के बारे में पढ़ लिया, डिजिटल लाइब्रेरी या फिर एआई लाइब्रेरी, ऑटोमेटेड लाइब्रेरी, इनके रियल एग्जाम्पल्स अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। रियल एग्जाम्पल्स में क्या है, एग्जाम्पल में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एआई बेस्ड कंटेंट और रिकमेंडेशन ये यूज़ करते हैं।
ये लाइब्रेरी का नाम है, ये एआई उनका यूज है। एआई का कैसे यूज कर रहे हैं, एआई बेस्ड है वो लाइब्रेरी, कंटेंट रिकमेंडेशन जो देते हैं वो एआई के थ्रू देते हैं। उसके बाद इसका लिंक ये रहा, लिंक मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आप नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया डालते हैं अगर गूगल पर, तो वहां पर उसकी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। उसके बाद गूगल स्कॉलर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बैक स्लाइड्स में देखा था, उसका इंटरफेस ये गूगल स्कॉलर है। इसका एआई से कैसे यूज किया जा रहा है, एआई रैंक्ड सिटेशन सर्च, ठीक है, उसका ये लिंक। उसके बाद नेक्स्ट आता है एग्जांपल हमारा इंटरनेट आर्चिव्स, एआई असिस्टेड ओसीआर एंड टेक्स्ट रिसर्च। अच्छा, ये क्या करता है, ये करता है एआई असिस्टेड ओसीआर और टेक्स्ट सर्च, मतलब जो भी टेक्स्ट और ओसीआर आप देख रहे हैं वो एआई के थ्रू वहां पर दिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कोहा ILMS, कोहा में क्या होता है, ऑटोमेटेड सर्कुलेशन एंड रिपोर्ट्स। जैसे मैंने बताया लाइब्रेरीज में जो कोहा यूज किया जा रहा है वो एआई के थ्रू, उसमें एआई के बेस पर वो चल रहा है, ठीक है। और ये कोहा कम्युनिटी जो अभी मैंने आपको बैक स्लाइड्स में दिखाई थी, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं केस स्टडी। अब जो हम ये पूरा केस है उसके बारे में हम उसका लास्ट में एक ओवरव्यू, एक केस स्टडी दिखाना चाहती हूँ मैं आपको। वो क्या है, IIT दिल्ली सेंट्रल लाइब्रेरी इम्प्लीमेंटेड RFID कोहा ऑटोमेटेड, मतलब कि IIT दिल्ली सेंट्रल लाइब्रेरी जो है उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है RFID प्लस कोहा। ये देखिए यहाँ पे प्लस का निशान आपको लगा हुआ दिख रहा होगा, प्लस कोहा ऑटोमेशन, ठीक है। उन्होंने कोहा और RFID को ऑटोमेट करके क्या क्या उसमें क्या पॉइंट्स निकल कर आए हैं, रिड्यूस बुक चेक आउट टाइम फ्रॉम मिनट्स टू सेकेंड्स, मतलब कि चेकआउट का जो टाइम हो गया है, बुक अगर कोई स्टूडेंट रिटर्न करने आता है तो उसका जो चेकआउट का टाइम था पहले 5 मिनट उसे लग जाते थे एंट्री करने में मैनुअली या किसी भी तरीके से, तो उसमें क्या हो गया, वो मिनट्स जो जिस काम में उनको पहले मिनट्स लगते थे अब उस काम में उनको सेकेंड्स लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इनेबल सेल्फ सर्विस कियोस्क फॉर स्टूडेंट, मतलब अगर वहां पर कोई लाइब्रेरी स्टाफ अवेलेबल नहीं भी है तो आपको लाइब्रेरी स्टाफ का वेट करने की जरूरत नहीं है, आप वहां जाइए, आप बुक ओपन कीजिए, स्कैन कीजिए और खुद से सेल्फ सर्विस आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको किसी भी लाइब्रेरी स्टाफ की वहां पर इस सर्विस के लिए जरूरत नहीं है, आप सेल्फ सर्विस ले सकते हैं और खुद से चेकआउट चेक इन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव्ड इन्वेंट्री एक्यूरेसी टू नियरली 99%, मतलब जो इन्वेंट्री एक्यूरेसी है उनके पास वो 99% पहले से ज्यादा अच्छी हो गई है। या फिर इन्वेंट्री, जैसे इन्वेंट्री को पहले देखा जाता था, इन्वेंट्री पहले ऐसे नहीं थी, लेकिन इन्वेंट्री में अब कितना सुधार आया है, 99% उसमें सुधार आ गया है। अब इसमें बेटर रिजल्ट क्या है, रिजल्ट जो हमें देखने को मिला है, बेटर यूजर एक्सपीरियंस विद फ्यूअर स्टाफ आर स्पेंड ऑन मैनुअल टास्क, मतलब के इसमें क्या है, इसमें क्या बताया गया है, जो स्टाफ है, स्टाफ के आर्स, स्टाफ के जो आर्स हैं स्टाफ के जो आवर्स हैं वो कम हो गए हैं, स्पेंड उनका कम हो गया है। मैनुअल वो जितने भी काम करते थे रजिस्टर से ऑफलाइन वो खुद से अपने हाथ से ही करने बैठ जाते थे, घंटों घंटों लग जाते थे, तो मतलब वो जो सुबह से शाम तक 8 घंटे का काम करते थे उसमें उनको बहुत कमी आ गई है, अब उनका टाइम भी बच जाता है, वो उस बचे हुए टाइम में दूसरा काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा केस स्टडी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर इन एआई इन लाइब्रेरीज। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है, क्या एआई ने लाइब्रेरियंस की जॉब खत्म कर दी है, क्या एआई की वजह से लाइब्रेरीज का कोई भविष्य नहीं रह गया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आइए समझते हैं। अब नेक्स्ट है एआई विल कंटिन्यू टू ट्रांसफॉर्म लाइब्रेरीज इनटू इंटेलिजेंस, ठीक है, यहां तक हो गया। एआई विल कंटिन्यू टू ट्रांसफॉर्म लाइब्रेरीज इनटू इंटेलिजेंस नॉलेज हब्स, मतलब एआई ने
ट्रांसफॉर्म कर दिया है लाइब्रेरीज को इंटेलिजेंट हब बना दिया है कि लाइब्रेरीज में ऐसा नहीं आप जाके बोर हो जाएंगे, वो एक इंटेलिजेंट हब बन गई है, एक ऐसा कॉर्नर, एक ऐसा जगह, एक ऐसा ग्रुप बन गया है लाइब्रेरीज का कि वहां पर जाके आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम बोर हो रहे हैं या फिर बुक पढ़ने से तो कुछ नहीं है, एक ही इन्फॉर्मेशन बार बार पढ़नी है। लाइब्रेरीज आपको ऑटोमेटेड होने के बाद इतना वहां पर आपका मतलब इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप सोच ही नहीं सकते कि हमें ये एक ही ऑप्शन को बार बार पढ़ना पड़ेगा, या आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो चाहिए या कोई और चाहिए। इतने सारे ऑप्शंस एआई आपको दे देगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिखाया गया है, विद प्रिडिक्टिव एक्विजिशन, वॉइस सर्च एंड फुली ऑटोमेटेड स्मार्ट शेल्व्स, ठीक है जी। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि वहां पर वॉइस सर्च अगर आप टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो आप बोलकर भी उसको इंस्ट्रक्शन या कमांड दे सकते हैं। और स्मार्टली शेल्व्स ऑटोमेटेड है, मतलब शेल्व्स में जाकर आपको मैनुअली एक किताब करके उसमें से निकाल के फिर आप पढ़ेंगे, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो शेल्व्स जो हैं वो स्मार्टली अरेंज किए गए हैं, स्मार्टली उनको जो है डेवलप किया गया है, तो अब वो स्मार्टली रन कर पा रहे हैं। तो शेल्व्स में आप जाइए, अपना नंबर डालिए, वो बुक आपको निकल कर मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब इसमें ट्रेंड्स भी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें फ्यूचर ऑफ एआई इन लाइब्रेरीज में जो ट्रेंड्स आ गए हैं, ट्रेंड्स आप देखिए इस तरीके से आए, इमर्जिंग ट्रेंड्स, वॉइस एक्टिवेटेड सर्च। मैंने अभी जैसा आपको बताया कि वॉइस, आप उसमें वॉइस कमांड दे सकते हैं और वो आपको सर्च करके बुक की इंफॉर्मेशन या कोई भी रिसर्च इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। उसके बाद AR VR रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंसेस। AR और VR जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा यहाँ पे बात किस चीज़ की चल रही है, और जिसको नहीं पता वो मुझे कमेंट में बताएं कि AR VR क्या होता है, और जिसको नहीं पता वो गूगल पे सर्च कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिडिक्टिव बुक एक्विजिशन, मतलब कि जो बुक एक्विजिशन एक सर्विस होती है उसको भी प्रिडिक्टिव बनाया गया है, उसको भी वो, ये जो ट्रेंड हैं, ये 3 ट्रेंड्स हमने बताए हैं, ये तीनों ट्रेंड्स एआई का यूज़ करके फ्यूचर की जो लाइब्रेरीज हैं उसमें ट्रेंड ये देखने को मिल रहे हैं, या आगे की तरफ हमें लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों ट्रेंड्स भी हमें वहाँ पर डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है क्विक क्विज MCQ। अभी तक जितने भी हमने इंफॉर्मेशन इस वीडियो के जरिए मैंने आपको दी है उसके कुछ क्विक पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी MCQ के थ्रू। RFID स्टैंड्स फॉर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। RFID क्यों, किसके लिए RFID फुल फॉर्म या RFID स्टैंड किसके लिए करता है, ये भी क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक क्विक प्रिपरेशन में आपकी इसलिए करा रही हूँ कि वीडियो देखने के बाद बहुत से बच्चों को ना याद नहीं रहता हमने क्या क्या पढ़ा है, तो ये इन कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रहेगा, ठीक है। तो RFID किसके लिए स्टैंड्स फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। कोहा इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स लाइब्रेरी ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर। कोहा क्या है, कोहा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, कोई कॉपीराइट, कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है, इसको कोई भी स्टूडेंट भी यूज कर सकता है। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी यूज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है AI चैटबॉट्स इन लाइब्रेरी मेनली हेल्प विद। AI चैटबॉट्स लाइब्रेरी में मेन जो उनका काम है AI चैटबॉट्स का वो क्या है लाइब्रेरीज में, वो क्या है, वो है 24/7 क्वायरीज आंसर करना। उसके बाद फोर्थ है AI बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम वर्क इन सिमिलर टू। AI बेस्ड जो रिकमेंडेशन सिस्टम है वो किसकी तरह मतलब काम कर रहा है, जो AI सिस्टम वो जो सजेशंस मिल रहे हैं हमें, या वो जो एडवाइस हमें देते हैं AI के थ्रू, वो किसके थ्रू हमें, वो किसकी तरह मतलब सिमिलर किसकी तरह हमें, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सी वेबसाइट है या कौन सा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हमें वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर लगता है, सिमिलरली काम कर रहा है। तो वो क्या है, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, और यहाँ पर यूट्यूब नहीं लिखा है, मैं लिख देती हूँ। यूट्यूब, ठीक है। तो यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन सजेशंस, ये जो AI काम करता है, AI रिकमेंडेशन सिस्टम, वो
इन एप्लीकेशंस के जैसे सिमिलर वर्क करता है। जैसे ये सजेस्ट करते हैं आपको, एक वीडियो आप यहाँ पे यूट्यूब पे सर्च करेंगे, उसके साथ साथ वो और भी रिकमेंडेशंस आपको दिखा देगा, रिकमेंडेड रील्स दिखा देगा, वीडियोस दिखा देगा, क्लिप्स दिखा देगा। उसी तरीके से AI बेस्ड रिकमेंडेशंस जो हैं वो भी उसी तरीके से काम करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसका जो समरी मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये जो पूरा वीडियो है इसकी समरी है। इसकी समरी में मैंने ये कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। AI पावर स्मार्ट लाइब्रेरियंस थ्रो RFID ऑटोमेशन, कोहा एंड चैटबॉट्स। तो जो लोग ये समझते हैं AI के थ्रू कि लाइब्रेरीज का जो एरा है वो खत्म हो गया है या बुक्स की अब जरूरत ही नहीं पड़ती AI के थ्रू, तो ऐसा नहीं है। AI हमें पावर देता है स्मार्ट लाइब्रेरीज बनाने के लिए। AI जो है वो पावर देता है स्मार्ट लाइब्रेरीज को RFID ऑटोमेशन करके, कोहा और चैटबॉट्स के थ्रू। उसके बाद इट इनेबल्स 24/7 एसेस, पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस एंड फास्टर सर्विस। ठीक है, सर्विस पहले से ज़्यादा फास्टर होती जा रही है और डेवलप भी होता जा रहा है AI। डे टू डे आप देखेंगे उसमें नए नए चेंजेस, नए नए फ्यूचर्स, नए नए फीचर्स आते जा रहे हैं, नए नए ऑप्शंस आते जा रहे हैं AI में। ठीक है, अपडेट होता जा रहा है। और उसके बाद देखेंगे आप चैलेंजेस रिमेन कॉस्ट, ट्रेनिंग, डेटा प्राइवेसी, बट द फ्यूचर इज AI ड्राइवन। मतलब के चैलेंजेस उसमें है AI में, वो क्या है? कॉस्ट उसका थोड़ा सा एक चैलेंज है कि थोड़ा सा हाई कॉस्ट पर, वो अगर मेंटेनेंस पर हम बात करेंगे तो हाई कॉस्ट पर जाता है। लेकिन उसमें अगर कोई ट्रेन या स्किल्ड वर्कर है या स्किल्ड पर्सन है या स्टूडेंट है या स्टाफ है, वो ट्रेंड है और स्किल्ड भी है AI के थ्रू, तो उसको पता है कि उसको कैसे मेंटेन करना है, AI को कैसे किस तरीके से बेटर टू बेटर यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेटा और प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी तो हमें नॉर्मली खुद से ही, मतलब इतना तो बेसिक नॉलेज सभी को होती है, लेकिन जिनको नहीं भी होती वो भी AI के थ्रू, अगर जैसे मैंने बताया स्किल्ड होना चाहिए स्टूडेंट या लाइब्रेरी स्टाफ, तो वो डेटा प्राइवेसी पर भी ध्यान देते हैं और मेंटेन हाई स्ट्रॉन्ग लेवल पर वो कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बट द फ्यूचर इज AI ड्राइवन। लेकिन फ्यूचर जो चलेगा वो AI के थ्रू ही चलेगा और AI को साथ लेकर चलना पड़ेगा। हमें उस पर डिपेंड नहीं होना है। हमें ये समझना है कि AI को हम ज़्यादा से ज़्यादा और कैसे यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, हर चीज़ का इफेक्ट भी होता है, साइड इफेक्ट भी होता है। तो हमें उसको यूज़ करने के लिए ये नहीं सोचना कि उसके क्या नुकसान है। हमें ये सोचना है कि हम उसको इतना बेटर तरीके से उसको फील करें और उसको यूज़ करें अपनी एजुकेशन में, अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस में, कि हमें पता ही ना चले, हम उसके इतने फ़ायदे उठा लें कि हम खुद को भी डेवलप कर पाएँ, अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर पाएँ और रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी अपने बेटर बना पाएँ। ठीक है, तो आज तक के लिए यही इस वीडियो में हमने यही जाना कि AI के थ्रू हम लाइब्रेरीज़ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। और मेरा नाम सिमरन है, सिमरन मलिक, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपने कौन से टॉपिक पर डालूं। और मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको जो भी जानने को मिला वो आपके फ्यूचर में हेल्प करेगा और आप, उम्मीद करती हूँ आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी लोग पास हो जाएं, बहुत अच्छी रैंक आए और बहुत अच्छा रिजल्ट आए। थैंक यू सो मच।